सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टरमाइंड्स। तो ये हमारा पॉलिटी का जो PYQ सीरीज़ है उसका ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें कि पहले लेक्चर में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड 142 क्वेश्चंस। तो हम ये दूसरा लेक्चर जो है इसमें ये देखेंगे कि फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या क्या थे। बट बिफोर डवेलिंग इनटू दैट, हम पहले ये देखते हैं कि जो PYQs में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कैसे पूछे गए हैं पॉलिटी के, और कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो वी कैन सी कि 2012 में 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर 14 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 16 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 17 में 24 क्वेश्चन एंड सो ऑन, 25 में ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन। सो एज यू कैन सी कि मोर और लेस 15 to 20 क्वेश्चन जो हैं वो पॉलिटी से आते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। और अगर आप देखोगे तो इसमें लगभग 10 से 14 क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैटिक नेचर के होते हैं, और अगर बाकी जो क्वेश्चन भी होते हैं 4 से 5 वो भी अगर स्टैटिक अच्छा हो तो करंट अफेयर के साथ इसको मर्ज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पॉलिटी का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट होता है। अगर आप उसको अच्छे से, अगर स्टैटिक आपने कवर कर लिया और जो PYQs हैं उसको अगर आपने कवर कर लिया तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और ऑलमोस्ट आप 12 to 14 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे, सही कर लोगे। अब बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसमें यू विल हैव टू यूज सम लिटिल बिट एनालिसिस, एनालिटिकल स्किल और ब्रेन, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन इसका रेंज है जो हमेशा हर साल पूछता है। और ट्रस्ट मी, अगर इसमें गलती करते हो आप तो देर इज़ नो चांस दैट यू विल गेट सेलेक्टेड, बिकॉज ये सब कोई सही करता है। और इसका जो एक ही मंत्र है, जो पॉलिटी का जो है वो एक ही मंत्र है कि आप PYQ क्वेश्चन पे कितने अच्छे कमांड है आपकी। अगर PYQ क्वेश्चन पे अगर बहुत अच्छे से कमांड है आपकी, सो ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू गेट अराउंड 14 to 50 क्वेश्चन राइट। और वो जो रेस्ट क्वेश्चंस बचेंगे उसको यू हैव टू यूज लिटिल बिट एनालिटिकल स्किल और थोड़ी सी करंट अफेयर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यू विल बी एबल टू get it. So now let's begin the topic. So first topic already we have seen, that is the introduction to the Constitution of India, and the second topic that we are going to discuss today is the foundation of the Constitution. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है हम वो देखेंगे, और इसमें अराउंड 200 क्वेश्चंस हैं। सो व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज़ कि थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि 1.5 आवर एट मैक्स में हम ये 200 क्वेश्चन को कवर कर पाएँ, और ताकि आपको जब रिवीजन करने का टाइम हो तो आप इसको आराम से रिवीजन कर सकें। So let's begin the topic without wasting the time. So the first question that is been asked in the UPSC CSE, actually ये इस सीरीज़ में हम लोग कवर करते हैं कि जो 1991 to 2025 तक जितने भी CSE के हो या फिर CAPF के हो या फिर CDS के हो या फिर कोई भी स्टेट PCS को, उसके सारे क्वेश्चन हम कवर करते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम, वी विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। तो सी ये आर्टिकल कितने में आता है, तो ये आर्टिकल आता है 50 में, तो DPSP का पार्ट है, करेक्टली ये मैच रहे हम। दूसरा है वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द हेरिटेज, रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो हमारा जो कंपोजिट कल्चर है उसको वैल्यू करना है और उसको प्रिजर्व भी करना है, ठीक है। तो ये जो है दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ DPSP, ठीक है। दैट इज़ आर्टिकल 51A। एंड द थर्ड इज़ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। 14 साल से कम के बच्चों को अगर फैक्ट्री में काम करवाते हो तो आप, वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ये भी सही बात है। तो ये इसमें तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं। और ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो ये आर्टिकल 24 में आता है, ये 24 में आता है, करेक्ट। सो विल सी कि ये ए जो है ये ए 24 में आता है, आर्टिकल 24 में, ओके। सो द आंसर इज सी। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगेन इट हैज़ बीन आज इन 2025 CSE में। तो क्या है, लिस्ट 1 यूनियन, तो कुछ कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्या करेगा, फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग द रैटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड बिफोर प्रेजेंटिंग द बिल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर असेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के असेंट से पहले एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन करवाना पड़ता है। तो कौन कौन से ऐसे हैं,
तो सी द लिस्ट वन यूनियन लिस्ट, अगर यूनियन लिस्ट में कुछ भी छेड़छाड़ करते हो या उससे हटाते हो या उसमें ऐड करते हो तो आपको मस्ट है कि रेटिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो ये तो सही है। दूसरा, एक एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, अगर स्टेट का पावर जो एग्जीक्यूटिव है उसको अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो ऑब्वियसली स्टेट का कंसेंट तो चाहिए ही, तो इसमें भी सही है। तीसरा है द कंडीशन ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, तो गवर्नर का जो ऑफिस है उस, क्योंकि वो स्टेट में काम करते हैं तो अगर उससे कुछ छेड़छाड़ करेंगे तब भी उसके लिए मस्ट है, सॉरी गवर्नर का कंडीशन उसके लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसके लिए हमें ये रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर सर्विस कंडीशन या फिर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है उसको चेंज कर देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो इसलिए उसके लिए नहीं ज़रूरत होता है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो 71st अमेंडमेंट हुआ था जो लैंग्वेज को रिलेटेड था, जो शेड्यूल 8 है जो 22 लैंग्वेजेस हैं प्रेजेंट में उसको रिलेटेड अमेंडमेंट हुआ, सो कौन कौन सा ऐड किया गया था, तो सिंपल याद रखना है KMN, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, क्योंकि मैथिली जो है वो तो अभी ऐड हुआ है 92nd में हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो D इज इनकरेक्ट। सो A B C इज द करेक्ट, मीन्स 1 2 3 इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये भी 2024 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। द पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन द पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सही बात है। 9 में है ग्राम पंचायत का और 9A में है म्यूनिसिपैलिटीज़ का। एंड द सेकेंड इज emergency provisions are given in the part 18 of the constitution, तो ये भी सही है, emergency provision part 18 में है। and the next is the provision related to the amendment of the constitution are given under part 20 सी। ऐसे क्वेश्चंस वो नहीं पूछता है, बट फिर भी यू हैव टू रिमेंबर कि कौन से पार्ट में क्या है, कौन से शेड्यूल में क्या है। सो ये भी सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है इसमें। तो 9A में म्यूनसिपैलिटी का पावर है, 18 में जो हमारा है वो इमरजेंसी प्रोविजन है, एंड 20 में अमेंडमेंट पावर दैट इज 368 आर्टिकल है, ठीक है। सो फॉर ऑल दिस 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी, सी द राइट टू प्राइवेसी किस में आएगा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आएगा, सो दैट इज आर्टिकल 21। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एज पर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट मे अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द वे ऑफ, तो सी पार्लियामेंट कोई भी प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन को उसको अमेंड कर सकता है, किसे उसमें ऐड कर सकता है, ठीक है, उसको कोई प्रोविज़न उसको रिपील कर सकता है, उसको एक वेरिएशन कर सकता है, इस चीज़ से है ऑलरेडी थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं, तो तीनों कर सकते हैं। सो ऑल दिस 3 आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिल अमेंडेड टू द बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी प्रायर रिकमेंडेशन तो नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर जो प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उनको एसेंट देना मस्ट होता है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सो अगर फर्स्ट इनकरेक्ट है सो बाय डिफॉल्ट बी इज द आंसर। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट विल सी कि व्हेन अ constitution amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory, that's what I have said, it is obligatory for him to give assent. Now the next is a constitution amendment bill must be passed by both the legislative and the Rajya Sabha, Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority, and there is no provision for joint sitting, सही बात है। और स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। कि जैसे कि अगर जितने सीटें 543 है तो उसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए जो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तो वो होता है स्पेशल मेजोरिटी इन दिस केस। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव and administrative authority and unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following article of the Constitution of India। क्या बोल रहा है कि legislation, अगर कोई legislation है which confers on the executive and the administrative authority and unguided and uncontrolled the unguided अगर uncontrolled होगा तो सिंपल सी बात है वो वायलेट करेगा जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट करेगा, दैट इज आर्टिकल 14 को वायलेट करेगा, ठीक है, बिकॉज देर इज ए प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, वो वायलेट हो रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी में जो आर्टिकल 38 है दैट टॉक्स अबाउट द वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, तो ऑब्वियसली
कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। और 39 जो आर्टिकल है वो भी बोलता है कि हर मैन एंड वुमेन को होना चाहिए एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए, ठीक है। तो दिस थिंग्स जो है वेलफेयर स्टेट जो होता है, इसीलिए बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 39 भी जो है, आर्टिकल 39 ये इंश्योर करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी एक के पास ना हो, ठीक है। एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हो वो कॉमन डिटरमेंट हो, सबको हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी अभी कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, फंडामेंटल राइट तो नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 31 को एबोलिश कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। सो द ऑप्शंस आर लीगल राइट्स एंड अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, ऐसा भी नहीं है। लीगल राइट्स अवेलेबल टू एनी पर्सन, सो इट इज अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। फंडामेंटल राइट तो है नहीं, नीदर फंडामेंटल नॉट लीगल, लीगल राइट तो है ही। सो बी इज द अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज one of the following categories of fundamental rights incorporate protection against untouchability and a form of discrimination। तो एक ही आर्टिकल है जो आर्टिकल 17 है, एंड दैट कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी, उसके अंदर में आता है। सो क्योंकि 14 से लेकर 18 तक जो राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, सो इट इज कमिंग अंडर आर्टिकल 17, सो दैट इज राइट टू इक्वालिटी के अंदर में आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी। कौन सा स्टेटमेंट सही है, दे शैल बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट, नहीं, तो डीपीएसपी तो नॉन इन्फोर्सेबल है, नॉन जुडिशियबल नहीं है, तो पहला इनकरेक्ट हो गया। सो पहला इनकरेक्ट ए और सी तो होगा नहीं। नाउ द सेकंड इज दे शैल नॉट बी इन्फोर्स्ड इन एनी कोर्ट, सही बात है, दूसरा सही है। नाउ थर्ड इज द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, तो उसको तो करेगा ही, प्रिंसिपल ले करता है कैसे आपको बनाना चाहिए पॉलिसी, लॉ बनाना चाहिए। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice? See, if I want to get married to someone, so this is my personal right, correct? So the personal right is कि how to ensure कि मेरी personal right है कि to whoever I want to marry। तो ये life and liberty की बात है, ठीक है, मैं किससे शादी करूँगा, ये मेरी पर्सनल लाइफ की बात है और लिबर्टी की बात है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। तो लिबर्टी का मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या होता है, तो ये होता है कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि अपने कैपेसिटी को, अपने डेवलपमेंट को फुल्ली यूटिलाइज कर पाए वो। सो दिस द करेक्ट आंसर। इट इज़ नॉट लाइक कि हमें कुछ भी करने की आज़ादी हो, कुछ भी करने की आज़ादी अगर हो जाएगी तो हम किसी को भी, अगर इफ़ आई एम अ पावरफुल मैन, तो हम किसी को प्रताड़ित कर सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट लिबर्टी। सो लिबर्टी इन सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस इज कि यू शुड हैव लिबर्टी टू फुल्ली यूटिलाइज और फुल्ली डेवलप वन सेल्फ, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी होना चाहिए हमें कि मैं अपने आप को फुल डेवलप कर सकूँ, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड लिबर्टी इन पॉजिटिव फॉर्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्राइवेसी is protected as an intrinsic part of the right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately implies the above statement? तो कौन सा बोलता है, तो ऑब्वियसली ये आर्टिकल 21 के अंदर में आता है, ठीक है। आर्टिकल 21 और फ्रीडम गारंटेड इन पार्ट 3 इसी में आता है। द नेक्स्ट इज which one of the following reflect the most appropriate relation between the law and the liberty? So there is a saying कि जहाँ ज़्यादा लॉ होता है वहाँ ज़्यादा लिबर्टी होता है, जहाँ कोई लॉ नहीं होता वहाँ लिबर्टी भी नहीं होता है। जैसे आप जंगल में देखो तो वहाँ पे कोई लॉ नहीं है, जंगल का कोई रूल्स नहीं होता है, तो वहाँ पे किसी को लिबर्टी नहीं, कोई भी किसी को खा जा रहा है। सो लिबर्टी डजंट मीन दैट कि किसी को हार्म कर रहे हो आप। सो जहाँ जो लॉ ज़्यादा होगा तो रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा होगा, तो हर किसी को अपने दायरे में हर किसी का प्रोटेक्शन होगा, तो लिबर्टी प्रोटेक्ट होगा। सो इफ देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी, ठीक है, एंड इफ देर इज मोर लॉ देर इज मोर लिबर्टी। तो अगर इसमें बोलेंगे कि मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिलेशन बिटवीन, तो जो अगर रिलेशन स्टेब्लिश करना चाहें सो तो सिंपल है कि देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी, ठीक है, लाइक जंगल का मैंने स्टोरी बताया था। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड कौन सा सही है, अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस राइट्स। तो ऐसा तो नहीं, इन्फोर्सेबल तो है ही नहीं, तो पहला इनकरेक्ट हो गया। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। नाउ वी हैव टू सी दे आर को रिलेटेड टू द लीगल राइट। ऐसा नहीं है, रिलेटेड नहीं है भाई, को रिलेटेड क्यों होगा, इसका को रिलेशन दोनों इंडिपेंडेंट है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों को रिलेशन होगा लीगल ड्यूटीज से, अगर लीगल ड्यूटीज को रिलेटेड होगा तो उसको इन्फोर्सेबल भी होगा ना।
The next question is which of the following are not necessarily the consequences of the proclamation of the president's rule in state. तो अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उसका प्रोक्लेमेशन के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते, नेसेसरी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, सी रेजोल्यूशन नहीं होता है स्टेट लेजिस्लेचर, काउंसिल मिनिस्टर को वो लेजिस्लेटिव असेंबली एज इट इज़ रहता है, उसको डिजोल्व कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. सो दिस इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू. सो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, तो ऑलरेडी सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज पहला इनकरेक्ट है तो बाकी दोनों ही सही हैं बिकॉज एज पर द ऑप्शन. दूसरा है कि रिमूवल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करते हैं लेकिन असेंबली को डिजोल्व नहीं करते हैं. तीसरा है डिजोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडी, सी डिजोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज़ क्यों करेंगे, लोकल बॉडीज़ को कोई रिलेशन नहीं, ये पूछ क्या रहा है, नॉट नेसेसरीली पूछ रहा है, तो दूसरा तो नेसेसरीली है, पहला तीसरा नहीं है. सो द राइट आंसर इज बी, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ, तो राइट टू वोट अभी जो है और टू बी इलेक्टेड इन इंडिया है वो अभी क्या है, फंडामेंटल राइट में तो आता नहीं हो, नेचुरल राइट भी नहीं है, तो या तो लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. ठीक है, तो आप दोनों ही मारोगे तो भी सही है, लेकिन एज पर द यूपीएससी ने जो आंसर लिया था, जो अभी प्रेजेंट का जजमेंट है उसके हिसाब से इसको माना गया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 जो बोलता है एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है, तो उसके तहत वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है वो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कौन सा है, आर्टिकल 23 और 24 के अंदर में आता है. तो क्या बोलता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ये किस में आता है, तो ये आर्टिकल 23 में आता है. एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 70 में है, तो वो 17 में है, तो एक्सप्लॉयटेशन वाला पार्ट में आता नहीं हो. प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये 29-30 में आता है. नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस, तो ठीक है ये तो आता है, ये आर्टिकल 24 में आता है. सो 1 और 4 दो स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 4 इज ओनली करेक्ट, अदर 2 आर इनकरेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन, किस पे लिमिटेशन लगाता है, तो सी लेजिस्लेटिव फंक्शन पे, अनएग्जीक्यूटिव. लिमिटेशन क्यों लगाएगा जब ये इन्फोर्सेबल ही नहीं है, तो ये लिमिटेशन कैसे लगा सकता है. ठीक है, जब इन्फोर्सेबल नहीं तो लिमिटेशन कैसे लगाएगा, ये मॉरल है या फिर ऑब्लिगेटरी नहीं है ना, या तो लिमिटेशन कैसे लगा सकता है. सो डी इज द करेक्ट आंसर. ये प्रिंसिपल है, मतलब फिलॉसफी होता है ना कि भाई ये प्रिंसिपल फॉलो करो आप कोई लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन में, तो वो है. अब 22nd क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल अमॉन्ग द फॉलोइंग was added to the DPSPs by the 42nd Constitution Amendment. तो 42nd Constitution Amendment में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट था उसमें वो था कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इसमें पिलर था. और इसको ये कौन से आर्टिकल में था दैट विल सी, तो ये था, दिस वॉज मेंशन अंडर आर्टिकल 43 ए में. और ऐसा नहीं है कि और क्या क्या ऐड किए गए थे, तो ये किया गया था कि सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो आर्टिकल 39 ऐड किया गया था. उसके बाद फिर आपको 39 ए ऐड किया गया था, जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये था. 48 ए फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट का सेफगार्ड करना था. तो ये सारे ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट में, DPSP में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटी. राइट एंड ड्यूटी में क्या करेक्ट रिलेशन है, तो क्या है कि राइट्स आर कोरिलेटेड टू ड्यूटीज, टू बी प्रिसाइज एग्जैक्टली तो रिलेटेड नहीं है. राइट्स आर पर्सनल एंड हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, सही बात है. राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ऐसा भी नहीं है. ड्यूटीज एंड नॉट राइट आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्यूटीज और राइट्स नहीं है. तो जो सिंपल बात है कि वो ये है कि राइट्स आर कोरिलेटेड विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़. अगर बाकी सारे ऑप्शंस को देखें तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन हैव. मीन्स राइट्स एंड ड्यूटी दोनों साथ साथ चलते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको राइट क्लेम करना है बट ड्यूटी आप नहीं करोगे. एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसलिए को रिलेटेड है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्रिंड इन, तो वेलफेयर स्टेट जो है वो DPSP में है. ठीक है, आर्टिकल 39, 38 आप बोल सकते हो, वो उसमें इंश्रिंड है. Now the thing is कि नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is or are among the fundamental duties of citizen laid down in the Indian Constitution? तो fundamental duties क्या क्या है citizen के? To preserve the rich heritage of our composite culture, yes, अपने heritage का जो composite culture है, rich heritage का composite culture को protect करना है, सही बात है. टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन विद सोशल जस्टिस, ऐसा नहीं है. सोशल इनजस्टिस अगर किसी वीकर सेक्शन पे हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना, ये कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है. सो 2 इज इनकरेक्ट. सो इफ 2 इज इनकरेक्ट देन 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट एज पर द स्टेटमेंट. तो कितना आसान क्वेश्चन है, एक एलिमिनेट करना था आपको और आंसर आ रहा है. साइंटिफिक टेम्पर, यस इट इज देयर. टू स्ट्राइव फॉर द एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज, यस दिस इज ऑल्सो देयर. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द 26th क्वेश्चन, consider the following provisions under the DPSP as enshrined in the Constitution of India. Securing for citizen of India a uniform civil code, yes, Article 44 में है. Organization of village purchase, yes, it is there in Article 40. Promotion of cottage industries in rural areas, yes, it is there in Article 43. Now securing, so which of the following डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गांधीयन प्रिंसिपल जो है, गांधीयन प्रिंसिपल जो था वो सिविल राइट, ये सिविल कोड का नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 44 जो दैट इज रिलेटेड टू लिबरलिज्म का है, तो एक नहीं हो सकता है. तो जब एक नहीं होगा तो 2, 3 सही है. गांधी जी बात करते थे विलेज मतलब सेल्फ गवर्नेंस की बात करते, स्वराज की बात करते थे, गुलाम का, और कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते थे. तो 2 और 3 स्टेटमेंट ही सही है, तो इस हिसाब से बी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which of the following statement, which of the following above provisions of the Constitution of India fulfill the National Social Assistance Program launched by the government of India? तो National Social Assistance Program क्या होता है? जैसे पेंशन वगैरह होता है, ओल्ड एज पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है वो सोशल असिस्टेंस है. इससे रिलेटेड कौन सा है? तो फंडामेंटल राइट्स तो बात करता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, जो डाउन ट्रोडन है उनको भी हेल्प करना चाहिए आगे आने में. दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, करेक्ट, प्रोटेक्ट करना उनको. DPSP तो बोलता ही वेलफेयर स्टेट के बाद. सो ऑल दिस 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Now the next question is कि how are the directive principles of state policy differ from the fundamental right? तो fundamental right से DPSP कैसे डिफरेंट है? तो पहला स्टेटमेंट है कि फॉर्मेट इज ए यूनियन गवर्नमेंट एंड लेटर इज ए स्टेट गवर्नमेंट. ऐसा थोड़ी होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का है. द फॉर्मेट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर लेटर इज नॉट. दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन्फोर्स्ड वेयर एज द फंडामेंटल राइट्स आर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्स्ड एंड फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्स्ड. सही बात है, दोनों का जो करेक्ट रिलेशन है, डिफरेंस है, वो यही है इसमें as per the given options. Now the next question is which of the following is or are included in the directive principles of state policy? DPSP में कौन सा included है? तो पहला है कि प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेवल, नहीं, दिस इज इन द आर्टिकल 23, ये तो फंडामेंटल राइट्स में है. दूसरा है कि प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंकिंग एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ. यस इट इज देयर बिकॉज दैट कम्स अंडर आर्टिकल, दैट इज अंडर आर्टिकल 47. That is under Article 47. So this is there. So second is the correct answer. Now the 30th question is consider the following statement in respect to the financial emergency under the Article 360 of the Constitution of India. तो 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है, उससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही हैं? द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इश्यूड shall cease to operate at the expiration of 2 months unless and before expiration of that period it has been approved by the resolution of both the houses. सही बात है, अगर दोनों हाउस उसको 2 महीने के अंदर में अगर उसको अप्रूव कर देते हैं तो वो रह जाएगा. सही बात है, अदरवाइज वो डिसॉल्व हो जाएगा, उसको नलीफाई हो जाएगा. दूसरा है कि इफ़ एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इट इज कॉम्पिटेंट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू डायरेक्शन फॉर द डिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the union, but excluding नहीं है, ये भी including है. So ये incorrect है. So first statement is only correct and option A is the correct answer. Now the next question, see how easy questions they are asking. Just you have to understand the basic things and you will be able to answer. और अगर थोड़ा सा दिमाग भी लगाते excluding क्यों होगा, तब भी ये सही हो जाता है. Now the next question is under Article 301 is related to the right to property. सही बात है, आर्टिकल 301 जो है वो बोल रहा है इट इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी. भाई आर्टिकल 301 तो नहीं है, आर्टिकल 301 रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स है, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स. करेक्ट, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट ए फंडामेंटल राइट. ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है. सो नाउ वी विल सी फर्स्ट एलिमिनेशन देन वी विल सी ऑल द ऑप्शंस. तो पहला इनकरेक्ट है, तो पहला गया, दूसरा सही है. नाउ वी हैव लेफ्ट विद ए एंड बी ऑप्शन. नाउ वी सी द थर्ड ऑप्शन जो होगा वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि सही कौन गलत कौन सा है.
तो आर्टिकल 300A वॉज इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। नहीं, उस समय अगर देखा जाए कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी और मोरारजी देसाई जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सो ए इज द ओनली करेक्ट आंसर, और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग articles of the Indian Constitution provide that it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbances। तो हर स्टेट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी यूनियन की है, एक्सटर्नल एग्रेशन से भी और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से भी। दैट इज कमिंग अंडर आर्टिकल 355। The next question, the purpose of the inclusion of DPSP in the Constitution of India is to establish, क्या establish करना था? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और जो फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर के आर्टिकल 51 है। ओके, 48A जो है दैट इज रिलेटेड टू environment. Now the next question is which one of the following amendment to the Indian Constitution empower the president to send back any matter for consideration by the council of C। तो 42nd अमेंडमेंट बोला गया था कि रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। अब एक बार अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल बिल तो आपको असर्ट देना ही देना है, लेकिन 44th ने बोला कि एक बार आप रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हो वापस पार्लियामेंट में, और अगर फिर से उसको पास किया जाता है विथ और विदाउट चेंजिंग तो प्रेसिडेंट को मैंडेटरी है उसको एसेंट देना। ही इज़ बाउंड टू गिव एसेंट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाया गया था ऐसा। ठीक है, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डील्स विद द 93rd बोल रहा है। ठीक है, so see this is they will not be asking this question because this question is specifically related to उस समय का जो करंट अफेयर था उससे रिलेटेड। सो ये बता कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द ऑल चिल्ड्रन ड्यूरिंग द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर, इससे रिलेटेड था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी इज गारंटीड बाय 5 आर्टिकल। तो राइट टू इक्वालिटी हम लोग जानते हैं 14 से लेकर 18 में है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक एक करके हम देखेंगे, सारे मैच द फॉलोइंग को देखेंगे। तो ये बोल रहा है कि आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 29(2), आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 31 का 1। तो हम लोग पहले ऑप्शंस देख प्रोविजन देखेंगे और फिर इसको मैच करेंगे किससे मैच कर रहा है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो बिना लॉ के आप उसको प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते हैं, तो ये हो गया 31 का ए हो गया। ठीक है, दूसरा है कि नो ऑप्शन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन एंड कास्ट। तो इस ग्राउंड पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तो इक्वालिटी राइट टू अपॉर्चुनिटी जो है वो आ गया, तो 16(2) हो गया। थर्ड इज ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और द लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। तो ये देखो इसमें अगर कंफ्यूजन हो सकता है 29 और 30th में, सो बट वी वोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो इसका जो मेन ये है कि इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आर्टिकल 30 बात करता है तो वो बात करता है एक सेक्शन की बात करता है। सेक्शन कौन होता है? रिलीजियस और लैंग्वेज वाला। तो ये 3 से ऑलरेडी मैच्ड है प्रॉपरली। 3 इज ऑलरेडी मैच्ड विथ 3, करेक्ट। एंड द लेफ्ट ओवर इज कि 29(2) जो है दैट इज रिलेटेड टू नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। सो द करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर एज पर द मैच द फॉलोइंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम। अगर कोई ब्रिटिश सिटीजन या कोई भी फॉरेन कंट्री का आदमी है अदर देन एनिमी कंट्री का हो तो उसको कौन सा राइट क्लेम नहीं कर सकता है वो? तो इक्वालिटी तो क्लेम कर सकता है, वो सही बात है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी 21 भी क्लेम कर सकता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी क्लेम कर सकता है, लेकिन प्रोटेक्शन फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन ये नहीं कर सकता है वो। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है वो नहीं कर सकता है, ना ही एम्प्लॉयमेंट में। तो सी 15, 16, 19 ये तीनों नहीं कर सकता है क्लेम वो। और उसके बाद सॉरी हाँ ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी उसके लिए एप्लीकेबल है। 14 एप्लीकेबल है, 17 एप्लीकेबल है, 18 एप्लीकेबल है, बाकी आर्टिकल्स एप्लीकेबल है उसके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अन अमेंडमेंट टू द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय, सी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो लोकसभा या राज्यसभा के थ्रू ही होगा और कोई इसको इनिशिएट नहीं कर सकता है. सो 1 and 2 इज द ओनली करेक्ट. Now the next is which one of the following matters on which a constitutional amendment is possibly only when the ratification of the legislation of not less than one half of the state. See already हम एक क्वेश्चन देख सकते 2025 में पूछा है, सेम पूछा है यहाँ पे. तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यस करना ही पड़ेगा. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट यस, अगर पार्लियामेंट में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन को चेंज करते हैं तो उसके लिए करना पड़ेगा. ठीक है. और एनी ऑफ द लिस्ट इन 7 शेड्यूल, अभी हमने ऊपर देखा था कि यूनियन लिस्ट में भी चाहे स्टेट लिस्ट में भी कांग्रेस किसी में चेंज करेंगे तो परमिशन चाहिए. एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, भाई इसके लिए आर्टिकल 169 के लिए नहीं चाहिए. ठीक है. स्टेट अगर अप्रूव करके भेज देता है विद स्पेशल मेजॉरिटी तो यूनियन को बस पार्लियामेंट को उसको देना होता है, सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव करना होता है, ना कि उसको रेटिफिकेशन की जरूरत होती है. सो 4th नहीं हो सकता है. तो 1, 2 and 3 तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है. 7th शेड्यूल में कुछ भी चेंज करोगे तो होगा. अब पार्लियामेंट में अगर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन चेंज करना है तो उसके लिए एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन जरूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर. तो सी आर्टिकल 15 जो है फंडामेंटल राइट है और वो राइट टू इक्वालिटी के अंदर में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लाइज दैट. बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कुछ फीचर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर सो इसेंशियल दैट इट कैन नॉट बी एब्रोगेटेड. तो ए इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ न्यूज पेपर्स इन इंडिया इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है. स्पेसिफिकली देखते हैं. इज इम्प्लाइड इन द वाइडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटेड बाय आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सही बात है. इज गारंटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 361(a). ऐसा तो नहीं है. इनमेट्स फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, ये भी नहीं है. सो अगर है कोई तो 1 या 2 में से ही कोई है. तो अगर बोलें कि स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बोलेंगे तो ये थोड़ा सा वेग हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में न्यूज़पेपर रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं है. तो ये इम्प्लाइज भले ही होता है. तो 20 द करेक्ट आंसर. थोड़ा सा एब्रप्ट हो जा रहा है पहला स्टेटमेंट, सो इसलिए 20 द करेक्ट आंसर. नाउ वी हैव completed the one section that is the UPSC CSC में जो पूछे गए 2025 से 1991 से 2025 तक. नाउ विल सी कि जो अदर PCS में पूछे गए हैं वो देखेंगे और CAPF और CDF में जो पूछे गए. सो जो सोचने वाला क्वेश्चन था, जो मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड. अब जो होगा सो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट पूछा जाएगा एंड वी विल हैव टू मार्केट करेक्ट आंसर्स. ठीक है. तो इतने सोचने वाले नहीं होंगे. थोड़े से CAPF और CDS में होंगे सोचने वाले क्वेश्चन, थोड़ा उसमें टाइम देंगे. बट ये स्ट्रेट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड. इफ यू नो द आंसर यू नो द आंसर, यू डोंट नो द मीन्स डोंट नो. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है. तो विल सी फास्टली. तो 45th क्वेश्चन इज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय, ऑलरेडी वी हैव सीन दिस क्वेश्चन. तो लोकसभा राज्यसभा के थ्रू ही कर सकते हैं. ठीक है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 के अंदर कौन सा फ्रीडम नहीं दिया गया? फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल असेंबली करने का है, विदाउट आर्म्स कह लिए है. फ्रीडम टू ओन एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये तो नहीं है, अभी तो नहीं है. फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, यस इट इज़ देयर. फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड, यस एंड प्रोफेशन, ये भी है. तो 20 नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो सही है. आर्टिकल 266 में. फाइनेंस कमीशन 280 में. फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में. एंड द कैग इट इज़ देयर इन आर्टिकल 148. सो क्या हो गया कि फर्स्ट का A, सेकेंड का C एंड थर्ड का B एंड D का 4. सो सी द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसाज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है तो आर्टिकल 23 या 24 है. तो अनटचेबिलिटी तो इक्वालिटी की बात करता है तो पहला नहीं होगा. सो CD तो नहीं हो सकता है. प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर आर्टिकल 23, यस इट इज़ देयर. सो दूसरा है. सो A तो ऐसे ही आंसर हो गया. ठीक है. प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये सही है. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये 29 आर्टिकल 30 में है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है? तो देखते हैं कि टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, यस इट इज़ देयर. टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यस इट इज़ देयर. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यस इट इज़ देयर. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये जो है ये आता है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करना है, वो आता है आपका DPSP में. करेक्ट. सो दिस कम्स अंडर DP. जस्ट अ मोमेंट. यस इट इज़ देयर. C नहीं है इसमें क्योंकि प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ये DPSP में आता है.
एंड दैट कम्स अंडर आर्टिकल 49 के अंदर में आता है। Now the next question is right to education has been included into the fundamental rights by 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। ठीक है, आर्टिकल 21A ऐड किया गया था। Now you see next question, the concept of basic structure of the constitution was propounded by the Supreme Court in the case of, कौन सा केस में हुआ था? तो obviously we all know केशवानंद भारती केस में हुआ था। Now the next question is match the following, separation of judiciary and executive, already we have seen article 50, the proclamation of education and economic interest of scheduled caste and scheduled tribe, promotion करना है इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका? शेड्यूल का ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट का, तो आर्टिकल 46 सही बात है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, तो ये होता है 43B में है, ना कि ए में है, सो सी इज़ इनकरेक्ट। द विलेज पंचायत तो आर्टिकल 40 में है ही। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर, तो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 89 आई गेस इट वॉज 1989 में, जिसमें कि 21 से 18 में कर दिया गया था। उस समय जो इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो थे TN सेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड अरेंज्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 42nd, तो सी अगर नहीं पता है हमें तो सबसे बाद में कौन आया, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे बाद में आ जाएगा 4, तो डी तो नहीं हो सकता है। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट केशवानंद भारती के बाद आया था। एक्चुअली 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट केशवानंद भारती से पहले आया था और उसको चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती केस में। सो जो केशवानंद भारती केस था 1973 में था, एंड जो 1973 में था और जो 24th क्वेश्चन अमेंडमेंट था वो 1971 में था। तो सेकंड लास्ट पे आ जाएगा केशवानंद भारती केस, तो 2 हो गया, तो 4 2, तो बी नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर 24th गोलकनाथ सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर। वो आया था गोलकनाथ 1967 में था, और केशवानंद भारती केस 73 में था, 24th क्वेश्चन अमेंडमेंट था 1971 में, एंड 42nd 1976 में। And the next question, which of the following article was inserted by the 42nd Constitutional Amendment to provide for participation of worker in the management, वर्कर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये हमने देखा पहले ही कि 43A है। ठीक है, एक्चुअली 39A भी ऐड किया गया है, लेकिन वो लीगल और जस्ट लीगल राइट वाले में है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी, सही बात है, डिफाइन तो नहीं करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, सही बात है, इसके अलावा तो और कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है ना, बट ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन, ये तो प्रोटेक्शन अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो दोनों में ही है, DPS के में भी, फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मे बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वेंट स्टडी, तो तीनों में तो सोशलिस्ट भी होता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल भी होता है और गांधीयन भी होता है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, कर्टेलमेंट ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कौन से अमेंडमेंट में हुआ था? एबोलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, तो ये 44 में हुआ था। लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, तो ये हमने ऑलरेडी बताया कि ये 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ था। नाउ द नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वर्ड सेक्युलर इन द प्रेम्बल, तो ये हुआ था 42nd क्वेश्चन अमेंडमेंट में। तो जो बच गया कर्टेलमेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो आ गया किसमें? आपका आर्टिकल 38 में। सो द राइट आंसर वुड बी, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो राइट आंसर होगा वो होगा सी इज़ द राइट आंसर इस हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 21 के अंदर में नहीं आता है। मेडिकल एड टू इंजरी बाय अ डॉक्टर, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ए वुमन एट वर्क प्लेस, यस, लाइफ एंड डिग्निटी की बात है। पोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, यस, इसमें भी है, MC मेहता में इन्वायरमेंट की बात करी गई थी। कैपिटल पनिशमेंट अगर देखा जाए तो ये किसी के लाइफ और लिबर्टी को ले रहे हो आप, तो अगर कैपिटल पनिशमेंट लॉफुल है, अगर वो कैपिटल पनिशमेंट लॉफुल है तो नहीं आएगा, सो ये इनकरेक्ट है।
Now the next question is, the state can treat unequal differently within the objective of creating a level playing field in the social, economic and political sphere. सही बात है, जो कि अभी यूजीसी बिल के थ्रू भी किया जा रहा है, ठीक है. Now the next is, among equals the law should be equal and equally administered. सही बात है, जो इक्वल हैं उसमें लॉ इक्वली होना चाहिए और इक्वली एडमिनिस्ट्रेट होना चाहिए, और यही इसका जो अगर बोला जाए बेसिक फिलोसफी है. तो डी इज द करेक्ट आंसर. दोनों एक्सप्लेन भी कर रहे दूसरे को. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज गारंटेड बाय 4 आर्टिकल्स विच आर राइट टू फ्रीडम. तो 19 to 22 में आता है. सही बात है. नेक्स्ट इज, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14. सही बात है, फंडामेंटल राइट ही है आर्टिकल 21 के थ्रू, 21A के तहत. In a democratic society, the right to education is indispensable in the interpretation of the right to development as a human being. सही बात है, अगर देखा जाए कि indispensable तो है ही, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पर right to education नहीं हो तो how it will feel like. So it's the correct explanation also. And the next is, Dr. Bhimrao Ambedkar has described Article 32 of the Constitution as a very soul of it. क्यों बोला था? तो Article 32 provide an effective remedy अगेंस्ट द वायलेशन, इसीलिए बोला था. तो ठीक है, ये इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ 65th क्वेश्चन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर. तो ये आर्टिकल 23 में है. सही बात है. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, तो ये 30 में है, तो ये गलत है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 सही है. राइट टू ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एडमिनिस्टर एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एडमिनिस्टर टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. अगर ये स्टेटमेंट दिया गया है तो ये एक्चुअली प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यस प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ है, लेकिन ये आर्टिकल 31 नहीं है. इट इज़ आर्टिकल, एक्चुअली जो आर्टिकल 31 है राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, तो ये इनकरेक्ट है. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट हियर, रादर इट इज़ आर्टिकल 30. Under which, next question, under which article of Indian Constitution provision for the fundamental duties has been made by the 42nd Constitutional Amendment Act. तो 51A we all know. Which of the following is not a part of the fundamental duties under the Indian Constitution? To defend and render national service, yes it is there. To value and preserve the rich heritage of composite culture, yes already we have seen. To help in organizing village panchayat, ये DPSP का पार्ट है. To safeguard public property and adjure violence, सही बात है. Now the next question is कि under article 368 the parliament can amend any part of the constitution. सही बात है, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं, एनी पार्ट को नहीं कर सकते हैं. द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. यस, ये सुप्रीम इलेक्टिव बॉडी तो है, लेकिन सबको नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन है. अगर नहीं होता तो कुछ भी कर देते हैं. अंडर आर्टिकल 31 पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कर सकता है एनी पार्ट को, लेकिन जुडिशियल रिव्यू होगा. अगर अमेंड करने का, अगर नहीं उसमें अल्ट्रा वायड होगा तो उसको नलीफाई कर दिया जाएगा. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर अगर देखा जाए ऐसे तो. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द वर्ड हिंदू इन द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड. हिंदू में कौन सा इंक्लूड नहीं है? सी बुद्ध है, जैन है, और अगर देखा जाए तो सिख है कि नहीं है, सिख भी है. पारसीज नहीं आते हैं उसमें. ठीक है, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रिलेटेड टू 21 जो मेनका गांधी केस में हुआ था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज की द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी इफ देयर इज ए थ्रेट ऑफ. 3 कंडीशन होते हैं, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म्ड रेबेलियन हो, या फिर वॉर का कंडीशन हो. तो 1, 3 इसमें ऑप्शन सही है, और तीसरा कंडीशन में मेंशन नहीं किया. आर्म्ड रेबेलियन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पहले था 75 से पहले, बट उसको हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा. द नेक्स्ट क्वेश्चन, under the article 356 of the constitution of India president's rule was imposed for the first time. पहली बार कहाँ इम्पोज किया गया था? पेप्सू जो था पंजाब में, वहाँ इम्पोज किया गया था. The next question is कि the Nehru report had advocated the inclusion of fundamental rights in the Indian constitution. सही बात है, नेहरू रिपोर्ट बोले थे कि इंक्लूड करना है फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सही है. दूसरा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिफर्ड टू फंडामेंटल राइट्स. नहीं, ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं था वो. ना द नेक्स्ट इज अगस्त ऑफर इंक्लूडेड द फंडामेंटल राइट. नहीं, क्रिप्स मिशन ये भी नहीं, तो पहला स्टेटमेंट ही सही है. ना द 74th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया इन द मैटर रिलेटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है गारंटी करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो कौन से आर्टिकल में है? तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो अगर ब्रॉडर व्यू में देखा जाए, सो इट इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल 16(1) एंड 16(2). 16(1) ये कहता है कि स्टेट सेल जनरेट प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। और जो 2 बोलता है वो ये है कि स्पेसिफाई द ग्राउंड ऑन विच द डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, 3, 4, 5 तो अलग है, क्योंकि वो जो 3 होता है वो बोलता है कि रेसिडेंशियल क्राइटेरिया होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए, और जो 4 होता है वो डील करता है रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, एंड 5 जो होता है वो डील करता है विद रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन को रिलेटेड है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी। थोड़ा सा ट्रिकी था, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है, पहले ध्यान देना है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, नहीं, तो पहला ही इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, सही बात है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनोमरेटेड इन द पार्ट 4A, सही बात है। 51A वो फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है, तो सही है, तो पहला ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज 76, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड इन 1951 वाज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड था ये? तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड था, जो कि 9th शेड्यूल भी इसी में आया था। नेक्स्ट इज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली बिकम द नेशनल कैपिटल रीजन। तो NCT 9 जो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में था उसके तहत आया था, 239AA ऐड किया गया था। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट नो लॉ पास्ड टू गिव इफेक्ट टू DPSP contained in Article 39B and C shall be deemed to be void on the ground that it abrogates the rights conferred under Article 14 and 15। तो ये किया गया था 25th में किया गया था पहली बार 25th में किया गया था। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, जो इसका डिमांड है वो क्या है, अगर ऐसा देखा जाए तो हाँ, यही बोल रहा है कि इंट्रोड्यूस किया गया था अमेंडमेंट, तो यही अमेंडमेंट किया गया था पहला बार। ठीक है, now which one of the following is not included in the fundamental rights to equality as instilled in the constitution। तो right to equality में नहीं इंस्टेंट है, तो equality before law है, equality of opportunity ये भी है, social equality ये भी है, economic equality इसमें नहीं है। ठीक है, now the next is which of the following rights cannot be suspended or restricted even during the national emergency। national emergency में किसको सस्पेंड नहीं कर सकता था? आर्टिकल 20 and 21 को नहीं कर सकते हैं। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज, क्योंकि वो आर्टिकल 21 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21। ठीक है, तो अगर 350 आर्टिकल जो है दैट इज रिलेटेड टू, इसके अगर थ्रू आप किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं इसके अलावा, और 358 जो है उसके अंदर में आर्टिकल 19 जो होता है वो सस्पेंड हो जाता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो रिलेटेड टू क्या था? सो यू हैव टू रिमेंबर दैट SC/ST का रिजर्वेशन था लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। नाउ मैच द फॉलोइंग, कौन सा केस किस रिलेटेड है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, तो 1 का 3 हो गया। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, तो 21 में बोला गया था, तो ये बोला गया था 4 में केस बना भारतीय केस में। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जस्ट अ मोमेंट, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो तो केस बना भारतीय केस में आया था। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग ये आया था 23rd आर्टिकल में। तो इस हिसाब से जो लेफ्ट ओवर बच गया पार्लियामेंट कैन अमेंड वो आ गया था मेनाडबा मिल केस में बोल सकते हैं। सो द राइट आंसर वुड बी इन दिस केस A। Now the next is which one of the following bill must be passed by each house of the parliament in the parliament separately by the special majority। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल ही होता है, उसी को चाहिए, दोनों में सेपरेटली पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ भी। राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इज क्या है? अभी किस में इंक्लूडेड है? 6 to 14, तो फंडामेंटल राइट 21A के अंदर में आता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेल अंडर द आर्टिकल 19(1) रीड विद आर्टिकल 21। तो 19(1) रीड विद आर्टिकल 21 जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर में आता है? तो दैट कम्स अंडर द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। फ्रीडम भी है हमारा कि ट्रैवल कर सकते हैं अब्रॉड, और मेरा पर्सनल लाइफ में लिबर्टी भी है, और मेनका गांधी केस में ये बोला गया था। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द मॉडल ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट DPSP बात करता है।
अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स रिक्वायर्ड कंसेंट ऑफ द एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने देख सका 2 में। तो फेडरल प्रोविजन होगा तो होगा ही, राइट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट करेंगे तो वो भी होगा, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर करेंगे तो वो भी होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इसमें ज़रूरत नहीं है उसकी, आर्टिकल 3 के अंदर में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो 1 2 3 है, 4 नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इवेंट ऑफ द अपर हाउस रिजेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द लोअर हाउस, अगर लोअर हाउस जो पास करता है और अपर हाउस को रिजेक्ट कर देता है तो क्या होगा, तो ज्वाइंट सिटिंग के प्रोविजन तो है नहीं, द बिल हैव टू बी ड्रॉप्ड, बिल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग की इसमें प्रोविजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट ट्रू पूछ रहा है, याद रखना है। तो दे कैन बी इन्फोर्स बाय द रिट्स, नहीं इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो पहला ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स इन इंडिया, हमने देखा था कि जो फॉरेन लोग को कौन कौन सा राइट है और इंडियंस को कौन कौन सा राइट है, तो नॉट अवेलेबल टू ऑल द पर्सन इन इंडिया के लिए नहीं है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर किसी को अधिकार है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, तो सबके लिए है, तो पहला तो अवेलेबल है, तो पहला अवेलेबल है, तो फिर दूसरा तीसरा चौथा ही नहीं अवेलेबल है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यस कर सकते हैं, फ्रीडम टू मूव फ्रीली नहीं, ऐसा भी नहीं है, जो इनर परमिट एरियाज में वहाँ नहीं मूव कर सकते हैं आप। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन नहीं, जो फॉरेनर लोग हैं कंटेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन, तो डी इज द करेक्ट आंसर। 2 3 चौथा स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द आइटम इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, यस इट इज देयर इन दैट इज अंडर आर्टिकल 47 एंड द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, तो ये है आर्टिकल 23 में है, 24 में है, उसमें नहीं है, तो दूसरा इनकरेक्ट हो गया। सो फर्स्ट इज ओनली करेक्ट। प्रोविजन ऑफ वेगर और फोर्स लेबर, ये भी है अनटचेबिलिटी, सारे फंडामेंटल राइट्स के हैं। अनटचेबिलिटी 17 में है, फोर्स लेबर 23 में है, सो सी इज द ओनली करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड करना है उसके पावर को लिमिट किया था। ठीक है, तो पहली बार कौन से केस में किया गया था, तो गोलकनाथ केस में हुआ था। गोलकनाथ केस कब हुआ था, 1967 में हुआ था। तो सबसे पहले बार वही बोला गया था सुप्रीम कोर्ट की उसको आप अमेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी इसमें बोला गया था कि विच अफेल द अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, और वो उसमें नहीं आएगा, क्या कहते हैं किस में नहीं आएगा, आर्टिकल 13 के अंदर में जो उसमें अमेंडमेंट करते हैं वो लॉ नहीं आएगा उसमें। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेबल्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू रिड्यूस अ फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करते हैं तो कौन से में है। ठीक है, द वर्ड सोशलिस्ट यूज इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा प्रोविज़न जो है इससे रिलेट करता है, तो आर्टिकल ऑप्शन बी इज ए रीड विद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए रीड विद द आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए बी सी एंड ए बी सी ऑल टुगेदर, ये बोल रहा है रीड करने में, तो सही बात है, सारे हैं, DPSP में भी है, 14 में भी है, 16 में भी इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी की बात करता है, 14 तो इक्वालिटी की बात करता है कि भाई दोनों जब सेम काम करें तो क्यों अलग अलग देना है। सोशलिस्ट का तो वो मॉडल ही है। द नेक्स्ट इज 95th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, दे आर गारंटीड अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। फंडामेंटल राइट्स यस टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ जैसे अनटचेबिलिटी जो है अगर कोई भी कर रहा है तो उसके खिलाफ भी हो सकता है, तो ये भी बोल सकते हैं, बट अदर ऑप्शंस देखते हैं। दे आर इनोमरेटेड इन पार्ट 3, यस दूसरा सही है। दे इंश्योर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, नहीं ये बात गलत है कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस तो नहीं करता है, सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस है, सोशल इकोनॉमिक DPSP करता है, सो 3 इज इनकरेक्ट। सो द बेस्ट ऑप्शन इज ए, मीन्स दे आर इन गारंटीड अगेंस्ट, हाँ गारंटी तो स्टेट के अगेंस्ट ही होगा ऑब्वियसली, दैट इज ट्रू करेक्ट, and it is under part 3. Now the next question is which of the following has been recognized as a fundamental right by the Constitution Supreme Court of India. Supreme Court of India ने fundamental right को recognize किया है, right to shelter, right to travel abroad, right to equal pay for equal work. See the right to pay for equal work जो है वो भी है, 14 में आता है right to travel abroad, 19 में आता है right to shelter, ये भी होना चाहिए, सबको right होना चाहिए right to shelter, और ये आर्टिकल 21 का पार्ट माना गया है, so D is the correct answer. Now the next is which of the following was not added to the DPSPs in 42nd क्वेश्चन अमेंडमेंट। 42nd में नहीं, पहले पूछा गया था कि क्या ऐड किया है, अब पूछ रहा है क्या नहीं ऐड किया गया है।
द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये तो ऐड किया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये पहले से था, तो ये ऐड नहीं किया गया था, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये ऐड किया गया था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन 48A भी ऐड किया गया था, 43A ऐड किया गया था, और 39 भी ऐड किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफ गार्ड फॉर द लिबर्टी ऑफ द पर्सन। लिबर्टी की बात करेंगे तो हैबिस कॉर्पस होगा, कोई भी आपके बॉडी को रोक कर ही रह सकता है, कोई कैप्चर नहीं कर सकता है, दैट इज द मीनिंग, सो हैबिस कॉर्पस। 98 क्वेश्चन, which of the following statement is correct? K.M. Munshi was one of the members of the drafting committee. Yes, तो K.M. Munshi जो थे, to be precise, K.M. Munshi जो थे वो मेंबर थे या नहीं थे? यस, यही थे, तो नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यस, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एडोप्ट किया था। तीसरा है कि द पंचायत राज वर रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। सही बात है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज द 100th क्वेश्चन, मनरेगा इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द एलिजिबल हाउस होल्ड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 100 days। यस, यही था पहले, अभी तो चेंज हो गया है, 125 दिन हो गया नए वाले एक्ट में जो है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज इनएबरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू एम्प्लॉयमेंट पार्ट 3 में नहीं है भाई, ठीक है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो है वो पार्ट 3 में नहीं है, वो DPSP का पार्ट है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन डू नॉट इंक्लूड। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन क्या इंक्लूड नहीं करता? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, सही बात है। टू चेरिश एंड फ्लरिश द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल, सही बात है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये तो नहीं। साइंटिफिक टेम्पर जो है ये है। तो अगर देखा जाए इस हिसाब से, अगर देखा जाए तो जो बेस्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, नहीं है, अनटचेबिलिटी तो इसमें नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट, उसके रिलेटेड क्या सही है? कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ऐसा नहीं कर सकते हैं। कैन बी सस्पेंडेड बाय ओवर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। यस, दिस इज करेक्ट, ठीक है। अगर देखा जाए तो इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड करते हैं, ये करेक्ट है। विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन abolish the 2 sets reserves for the एंग्लो इंडियंस। तो 104 अमेंडमेंट था, उसके थ्रू जो 2 सीट होते थे रिजर्व होते थे एंग्लो इंडियंस के लिए, उसको हटा दिया गया। द 4th क्वेश्चन इज, 104 क्वेश्चन जो था, विच 2 वर्ड्स हैज़ बीन एडेड। सीधे प्रेम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन सा 2 वर्ड ऐड किए गए थे? तो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये दोनों ऐड किए गए थे, और एक इंटीग्रिटी भी था। साइज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो वो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। नेक्स्ट इज, व्हाट इज मीन बाय द रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि 1 एक्ट फॉर ऑल एंड 1 स्टेट फॉर ऑल। सही बात है, 1 एक्ट फॉर ऑल, एक एक्ट जो है सबके लिए है, और एक स्टेट जो है वो भी सबके लिए है, ऐसा है क्या? या फिर 1 एक्ट फॉर ऑल एंड 1 जुडिशरी फॉर ऑल? तो सही बात है, ये सही है। 1 एक्ट, एक एक्ट जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, और एक जुडिशरी जो है अगर वो उस पर कुछ लॉ देता है तो वो सबके लिए एप्लीकेबल है। सो ये सही है। सो इट वॉज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यस इट इज देयर। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यस इट इज देयर। स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, ऐसा नहीं है। एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल, यस दिस इज ऑल्सो देयर। सो 1, 2 and 4 is there. 1, 2 and 4 is there. So C is the correct answer. Now the next question is 108th question. The Supreme Court has held that hoisting national flag atop the private building is a fundamental right of every citizen of India. सही बात है। तो ये किसके अंदर में आएगा? तो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर में आएगा। Now the next is, which of the following right conferred by the Constitution of India is also available to non-citizen? Non-citizen को भी अवेलेबल है। तो अगर कुछ राइट का वॉल्यूशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो उसके पास भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम टू मूव भी नहीं है, अभी हमने ऊपर देखा था, राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो रेमेडी का अधिकार तो उसको भी होना चाहिए, और होता ही है। द नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी मे बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत डिक्लेयर किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन दिया है किसको, तो दोनों को दिया है, सॉरी अगर देखा जाए या तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को दिया है, इसको इन्फोर्स किया जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत और 226 के तहत। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज टर्म्ड एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो बोला जाता है 42 को, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए थे इसमें। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लॉ मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके ऊपर पावर देता है, अगर कोई लॉ बना दिया तो उसके ऊपर पावर, तो आर्टिकल 13 देता है, अगर वायलेट कर रहे हैं तो उसको नल एंड वॉइड किया जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, आर्टिकल 13 जो है वो बोलता है अगर कोई वॉल्यूशन है तो हाँ दैट इज नल एंड वॉइड किया जाएगा। द नेक्स्ट इज मेनली ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट। तो गवर्नर एडवाइस करते हैं तभी उसको प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। ठीक है, थ्रू आर्टिकल 356 के तहत। द नेक्स्ट इज विच of the following statement is correct regarding the article 368 of the constitution of India। article 368 was amended by 24th constitutional amendment act। तो अगर देखा जाए तो 24th में क्या अमेंडमेंट किए गए थे, तो यस इट वाज डन। ठीक है, और बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा इसका, ये भी बोला गया था। दूसरा है कि आर्टिकल 368 वाज अमेंडेड बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो इसमें क्या था, आया था जीएसटी आया था। ठीक है, तो यस दोनों में अमेंड किया गया था। The next is which was the special rights and privacy purse enjoyed by the Indian princely state। सी उसको कब एबोलिश किया, प्राइवी पर्स जो था उसको एबोलिश कब किया गया था, सो ये किया गया था 1971 में थ्रू 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तरफ। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्री रिलेटेड टू हजार्डस वर्क। सच प्रोहिबिशन इज एब्सोल्यूट प्रोविजन है भाई, 14 साल से कम के अगर बच्चों को फैक्ट्री में एम्प्लॉय करते हो तो एब्सोल्यूट प्रोविजन है। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन उन्नी कृष्णन केस में ऐसा हुआ था, जिसमें बोला गया था कि आर्टिकल 21 को अमेंड करो और 21A ऐड किया गया था उसमें। द नेक्स्ट इज व्हेन वेर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू मेंशन किया गया था। द नेक्स्ट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है, सही बात है। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल इन नेचर। यस इट इज़ फेडरल इन नेचर बेसिकली। ठीक है, आर्टिकल 352 हैज़ प्रोविजन टू डील विद द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट। हाँ करता है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर नहीं है, ये गलत बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होता है तब वो एक्ट करता है, ऐसा नहीं है, तो रीजन गलत है, वो 356 है। नेक्स्ट इज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग case the parliament gave the right to amend fundamental right। which of the following case parliament got the right to amend fundamental right को amend कर सकता है, कौन से केस के थ्रू ऐसा हुआ था, तो वो था केशवानंद भारती के केस के थ्रू, और वो था कि उसका जो बेसिक सजा उसको वायलेट नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से पूछा गया है, तो वो किस में हमने देखा था, आर्टिकल 39 में। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। विलेज पंचायत जो है क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पेयर जो है वो कौन सा है, तो पहला जो है वो इनकरेक्ट है, दूसरा जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज एनिमल हस्बेंड्री की जब बात कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है वो आर्टिकल 42 में है, तो ये 42 में है। इक्वल पे ये 39 में है, पंचायत जो है वो 40 में है, और देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड मैन, ये 39 में है, तो ये सही मैच किया हुआ है। द नेक्स्ट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी 1976 पे और उन्होंने रिकमेंड किया था, तो फिर उस समय ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए के गोपालन केस हुआ था, फिर गोलकनाथ केस हुआ था। सबसे पहले ए के गोपालन केस वर्तमान मद्रास हुआ था, तो डी पहला है, फिर गोपालन केस हो गया ए, तो 1 2 3 केशवानंद भारती, और सबसे लास्ट में मनरमा मिल। सो DABC, सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Under the provision of the Article 368, Clause 2 of the Constitution of India, if a bill comes to a Rajasthan Legislative Assembly after passing by the Parliament of India for the resolution to ratify them, resolution can be passed by the Parliament, resolution can be rejected by the Parliament, no amendment shall be proposed by such a resolution. सी, तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, या तो उसको पास कर सकता है, सी तीनों कर सकता है, या तो उसकी मर्जी है तो पास कर दे, रिजेक्ट कर दे, या कोई अमेंडमेंट ना करे, तो तीनों ऑप्शन उसके पास है. नेक्स्ट इज द एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाई सच अथॉरिटी एंड इन सच ए मैनर एज पार्लियामेंट may by law prescribe is inserted in. See, this you have to mug up because there is no other option, and there is this question they are not going to ask. Article 15 constitutional amendment के थ्रू किया गया था ये. Now the next question is कि provisions of constitutional amendment और number of constitutional amendment मैच करना है. तो right to form cooperative societies ये किसके थ्रू आया था, तो 87 के आया था, तो 1 का 3 हो गया. Protection of SC/ST reservation in filling of backlog of vacancies, we'll see. Now the formation of NJAC 99 में आया था, तो C का 1 का 3 और C का 4. लिमिटिंग द साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, तो वो 91 में आया था, तो D का 2, D का भी तो 2 है, सो C इज द करेक्ट आंसर. सो प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST रिजर्वेशन इन फिलिंग बैकलॉग ऑफ वैकेंसीज जो है दैट वाज अंडर 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. And the next is consider the following statement regarding the Article 356 of the Constitution. Failure of constitutional machinery is in state is an objective reality. सही बात है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी होता है तभी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लगाया जाता है, सॉरी उसमें प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है, तो पहला सही है. द प्रोक्लेमेशन अंडर दिस आर्टिकल कैन बी रिव्यूड बाय द कोर्ट. पूछा क्या गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्टिकल 356. द प्रोक्लेमेशन अंडर दिस आर्टिकल कैन बी रिव्यूड बाय द कोर्ट. अगर ऐसा बोला जा रहा है. And the next is along with the proclamation the state legislature can be dissolved. नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा डिजॉल्व हो जाए. This proclamation has to be approved by each house of the parliament within 2 months. तो ये भी नहीं है. So the A is the correct answer as the president rule is imposed on any state of India on the ground that failure of constitutional machinery हुआ है. और उसमें क्या है कि the proclamation of president rule should be approved in both the house within the 2 months from its tenure and the approval is through a simple majority है. ठीक है, approval is through a simple majority and the proclamation जो होता है can be reviewed by the Supreme Court along with the proclamation that the state legislature cannot be dissolved. So is the correct answer. Sorry, अगर ऐसा देखा जाए तो 1, 2 और 3 जो है, 1, 2 और 4 जो सही है और तीसरा गलत है क्योंकि डिजॉल्व जरूरी नहीं है वो. द प्रेसिडेंट्स पावर टू वीटो अ बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन अवे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड शैल गिव हिज असेंट. वो कौन से में हुआ था, तो 24 में हुआ था कि उसको देना ही, प्रेसिडेंट को देना ही देना है असेंट. ठीक है. और 42nd में क्या हुआ था कि गिव प्राइमेसी टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल. ओके, लेट इट बी, दैट इज नॉट रिलेवेंट इन दिस. The next is through the 44th Constitutional Amendment Act 1978, all the DPSPs of the states has been given preference over the fundamental right. नहीं, वो सारे को तो नहीं दिया गया था और सारे को दिया भी नहीं जा सकता है, तो ये गलत है. The Supreme Court had laid down that in the verdict in Minerva Mill case that the preference given only to the DPSPs of the state policies in Article 38B and 38C override करेगा 14 and 19. That is correct. So B is correct. First is incorrect. करेक्ट. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. तो 24th में बोला गया था ऐसा, ना कि उसमें. नेक्स्ट इज 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था दैट इज रिलेटेड टू, वी ऑल नो, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड ट्रिकी क्वेश्चन. अगर आपको नहीं पता होगा ऑर्डर में तो यू विल मार्क इनकरेक्ट. सी, सो विल सी फर्स्ट कि पहला क्या है. आर्टिकल 32(1) जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल 31A जो है, आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो क्या कहता है. फर्स्ट वी विल सी दैट. तो वो ये कहता है कि राइट टू बी डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर्स ऑफ हर और हिज चॉइस, ये बोल रहा है. ठीक है ना. तो जो आर्टिकल 21A कहता है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, पहले तो है कि पहले इन्फॉर्म करो, आप पहले इन्फॉर्म करो, उसके बाद लीगल राइट होगा ना. तो पहला जो है
वह उसको इन्फॉर्मेशन का। दूसरा है जो क्लॉज 2 है, वो बोलता है कि इन्फॉर्म कर लियो आप उसको, ये बताओ कि उसको डिफेंड करने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा हो गया कि दूसरा है कि उसको अधिकार मिलना चाहिए कि उसको एक लीगल प्रैक्टिशनर मिले। तो दूसरा क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच द पर्सन मे बी डिटेन फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 मंथ। सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा का फोर्थ क्या कह रहा है, 22 का फोर्थ, नो लॉ प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथोराइज द डिटेंशन फॉर अ पीरियड ऑफ लॉन्गर देन 3 मंथ। ठीक है, तो ये 24 नहीं बोलता है, ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो जो 4 है वो ये बोलता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट बी ऑथराइज डिटेंशन फॉर मोर देन 3 मंथ। एक्चुअली नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो नॉट करेक्ट में है जो 22 का 1 जो है वो बोलता है कि हर किसी को अधिकार होना चाहिए उसको डिफेंड करने के लिए। तो ठीक है, 22 का जो 4 है वो भी बोलता है कि 3 महीने ज़्यादा आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रह सकते बिना अथॉरिटी के। और जो 22 का 2 है वो ये बोलता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच द पर्सन मे बी डिटेन फॉर अ पीरियड ऑफ लॉन्गर देन 3 मंथ। सी, अगर ऐसा होगा लॉन्गर देन 3 मंथ, तो ये तो 5 में है, 22 का 5 में, ना कि 2 में है। 2 तो ये बोलता है कि डिटेन पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट इन 24 आवर, तो बी इज इनकरेक्ट। एंड 22 का ए जो है फिर से वही दे दिया, नो पर्सन बी अरेस्टेड बी इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्मेशन और उसको लीगल एडवाइस दोनों चाहिए, वो 22 ए में है। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत रेयर चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू, क्या इशू करना है सुप्रीम कोर्ट को, डिफरेंट रेट्स। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रेट प्रोविजन है वो कौन सा आर्टिकल में आता है, तो 32 के अंदर में आता है, और जो हाई कोर्ट का है वो 226 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाइफर्केट द कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, दोनों को बाइफर्केट कर दिया। तो वो दैट वी ऑल नो कि ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल, सॉरी ये जो बाइफर्केट किया था वो किया था 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो आया था 2003 में, और उसने बाइफर्केट किया था आर्टिकल 338A और 338 जो SC के लिए था और ST के लिए था, जो 338A था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। ठीक है, विदाउट आर्म उसमें नहीं आता है। घेराव ऑफिशियली नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, अगर आप घेराव करते हो ऑफिशियली और नॉट परफॉर्मिंग ड्यूटी तो उसके अंदर में नहीं आता है ये। पीसफुल असेंबली आता है, पीपल हु असेंबल शुड नॉट बी अराउंड, ये भी है। स्टेट शैल कैन मेक लॉ इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ सच राइट, ये भी है। तो ये नहीं है, घेराव नहीं कर सकते, उसको ड्यूटी करने से रोक नहीं सकते आप। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड फॉर द GST 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो GST था 2016 में। नाउ नेक्स्ट इज कि व्हाट वाज द रेस्ट्रिक्शन इन द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें 2-3 ग्राउंड है, एक तो होता है पब्लिक ऑर्डर, दूसरा होता है मोरालिटी। इसको ऑप्शंस देखते हैं, तो पब्लिक ऑर्डर पहला हो गया, तो 2-3 तो नहीं हो सकता है। एंड नाउ विल सी कि मोरालिटी तो होना है, तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, 3 ग्राउंड में ही इसको आप रोक सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, इट इज़ डेमोक्रेटिक, ये भी है नहीं। इट इज़ पब्लिक वेलफेयर, ये भी नहीं। इट इज़ एसेंशियल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो हो गया और चौथा हो गया, तो फर्स्ट फोर्थ किस में है, पहला हो गया, चौथा हो गया, सॉरी पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड मेक लॉ अगेंस्ट इट, सही बात है। तो पहला, चौथा और पाँचवा तीनों हो गया, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज कि व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट एक्सटर्नल इमरजेंसी एज पर द आर्टिकल 352। एक्सटर्नल इमरजेंसी, इट इज़ प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट। सी प्रोक्लेमेशन तो प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है, सो पहला करेक्ट है। दूसरा, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ, 2 मंथ नहीं 1 मंथ में होता, तो 2 जहाँ है वो करेक्ट कर देना है। ठीक है, दूसरा है, तीसरा है कि इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। यस, 3 सही है। सो 3 कहाँ है उसको ऐड कर लेना है, तो ये नहीं हो सकता है। नाउ बी एंड सी इज द ओनली करेक्ट आंसर। नाउ विल सी इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए होता है भाई, तो चौथा गलत हो गया। सो द फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट, फोर्थ इस ऑप्शन में नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज सिंपल मेजोरिटी नहीं,
इट शुड बी अप्रूव्ड बाय बाय द पार्लियामेंट बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3। सही बात है, 2/3 प्रेजेंट वोटिंग उसको चाहिए होता है, तो 5वां सही है। एंड द नेक्स्ट, इट कैन बी रिवोक्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी। यस, इट कैन बी रिवोक्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी। सो द राइट आंसर इज 1, 3, 5 and 6. So see how difficult it is. You have to remember each and every clause. So B, C is the correct answer. Now the next question is, by which of the following grounds a citizen's freedom of expression may not be subjected to restriction? Sovereignty of state, yes. Public order, yes. Contempt भी है. अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म जो है उसके थ्रू रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता है, ये है। तो सबके थ्रू रोका जा सकता है, करेक्ट, सारे हैं। सॉरी, अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं आएगा, इसके थ्रू आप उसको रोक नहीं सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया हुआ है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, उसके तहत जो है वही उसी के थ्रू आप डिसीजन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजंस रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। जो यूनियन एंड टैक्स के रिलेटेड जो प्रोविजन होता है टैक्स का डिवीजन में, वो क्या है उसको देखते हैं। स्टेटमेंट, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, कैन बी सस्पेंडेड ऑन एनी, कैन नॉट बी सस्पेंडेड एनी, ऐसा तो नहीं है। कैन बी सस्पेंडेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसा भी नहीं है। तो जो प्रोविजन है फाइनेंशियल रिवोल्यूशन, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ओबीसी हैज़ बीन गिवन 27% रिजर्वेशन। तो ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला था 27%, वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू मिला था? सो इट वॉज 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एक्यूज्ड रिगार्डिंग कन्विक्शन फ्रॉम डबल बार एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन तो आर्टिकल 20 ही बोलता है ऐसा ना, कि 20 के तो डबल जो पैडाई नहीं कर सकते हैं, एक ही सजा, एक ही एक्शन के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं कर सकते हैं आप, और खुद को ही आप विटनेस नहीं बना सकते हैं। एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ प्रॉब्लम इन आर्ट क्वेश्चन 142। इट इज़ द प्रोविजन रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो इट कैन बी सस्पेंडेड इन नेशनल इमरजेंसी, नॉट इन फाइनेंशियल इमरजेंसी। So the exact answer would be B. Now the next 45th question, which of the following statements are correct? The right against some rights contained in part 3rd of the Constitution of India are enforceable against the states only. सही बात है। Some rights contained in part 3 of the Constitution of India are enforceable in favor of citizens only. Yes, सही बात है। Some rights contained in part 3 of the Constitution of India can be enforced against both state and individual. अगर ऐसा देखा जाए तो कुछ राइट है जिसमें कर सकते हैं, तो यस इट कैन बी डन, तीनों कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल इमरजेंसी इज ऑर करेक्ट? अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। सही बात है, बट कौन कर सकता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी मेड बाय द, कौन मेड करता है इसको? सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू सी। तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स पावर टू गिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर। यस, नेशनल इमरजेंसी को तो दे ही सकता है। तीसरा है कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर। यस, सस्पेंड नहीं करता है। चौथा है कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months एट द टाइम ओनली इफ अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। See, the proclamation of national emergency can be continued for a period of 6 months, and at the time if the approved by the resolution of both the house by the parliament। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इमरजेंसी जो होता है वो कंटिन्यू करता है 6 months एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इंडेफिनिट पीरियड विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, और हर 6 महीने में उसको करना पड़ेगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। सो ए, बी एंड सी, मतलब 1, 2, 3 तीन स्टेटमेंट चाहिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ फंडामेंटल राइट। तो इक्वालिटी करता है, एक्सप्लॉयटेशन भी है, प्रॉपर्टी की नहीं बात करता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द डीपीएसपीज इज नॉट करेक्ट। डीपीएसपी रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है? दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट, सही है। दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स, ये गलत है।
Now the next is, which of the following fundamental rights has not been provided to a person? Protection against prosecution and punishment for some same offense more than once. Yes, ये provided है. दूसरा है, to refuse to give him or her sample of handwriting or evidence to support a prosecution against him or her. Next is, to act as a witness against himself. Yes, it is also protected right not to be convicted of any offenses except violation of the law in force at the time of sales. ये भी प्रोटेक्टेड. तो ये नहीं है, आप मना नहीं कर सकते हैं कि भाई अपना हैंड राइटिंग नहीं दे सकते हैं, कोई सैंपल नहीं दे सकते हैं वो. तो ना द 50th क्वेश्चन 150th क्वेश्चन, इन रिलेशन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्टेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एड्जोर वायलेंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज, सही बात है. दे आर नॉट इन्फोर्सेबल थ्रू रिट्स, सही बात है. दे मे नॉट बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, ऐसा नहीं है, दे मे बी यूज्ड. सो डी इज इनकरेक्ट. नाउ 155th फर्स्ट क्वेश्चन, टू चेरिश एंड फॉलो, दीज ऑल आर द CAPF क्वेश्चंस. To cherish and follow the noble ideas of which inspire our national struggle for freedom is a provision of which of the following constitution of India. तो ये DPS ये fundamental duties में बात करता है ये. Which of the following is not provided for the which of the following is not provided for under the DPSPs? Right to work, right to education, and public assistance to in certain care. Yes, it is there. ये सिविल कोड भी है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव ये भी है. आर्टिकल 50 में UCC जो है, आर्टिकल 44 में से पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, इंडस्ट्री में होता है, ये नहीं दिया हुआ है. नाउ द नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द DPSPs इज नॉट करेक्ट. तो स्टेट शैल फॉलो द DPSP बोथ इन मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इन लॉ मेकिंग, सही बात है. दूसरा है कि द DPSPs embody the objective of the state under the republican state, under the welfare state है वैसे. तीसरा देखते हैं, the fundamental DPSPs have precedence over fundamental right in case of conflict between the two. ऐसा नहीं है, अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर कुछ पार्ट में होता है तो होगा, लेकिन सारे पार्ट में अगर ऐसे जनरलिस्टिक बोला जाए तो ये नहीं है. सो दिस इज इनकरेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिक्किम बिकम द एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडिया थ्रू 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बन गया था 1975 में. नाउ द नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज इनॉर्मसली स्ट्रेंथेंड द पावर ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर. तो वो कौन सा था? तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1965 में, वो 1985 सॉरी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स हैव फाउंड ए प्लेस इन बोथ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड DPSP, दोनों में है. तो इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन दोनों में है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द DPSP. UCC पार्ट है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव है. आर्टिकल 50 में ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी है. बट साइंटिफिक टेम्पर जो है, ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, दैट इज इन द फंडामेंटल ड्यूटीज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट of India to refer a matter back to the Council of Ministers for consideration was inserted in, ये 44th amendment में insert किया गया था. The provision under the article 51A of the Constitution of India related to, ये 51A जो है वो किससे related है? तो fundamental duties related है. Next question, the amending power of the parliament set forth in which one of the following article of the Constitution of India. तो वो 368 में है amending power. Now the next question, with regard to the constitutional amendment bill, which of the following is not correct? Constitutional amendment bill, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन कॉल अ मीटिंग फॉर जॉइंट सिटिंग, नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है. अगर डायरेक्टली देखा जाए तो यही इनकरेक्ट है ना. नाउ द नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग आर इंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एज इंस्टेंड इन आर्टिकल 14. तो जो भी इंडियन है और जो फॉरेनर दोनों को मिलता है. ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिविंग इन इंडिया, ऑल सिटीजन लिविंग अब्रॉड, ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड, फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. यस, जो इंडियन लोग बाहर में है उसके लिए नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो वहाँ का लॉ एप्लीकेबल होगा. ऑल सिटीजन बॉर्न इन इंडिया, तो पहला और तीसरा तो होगा और दूसरा नहीं होगा, क्योंकि वो जो ऑल सिटीजन लिविंग अब्रॉड जो है उसके लिए नहीं होगा ना, कि प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो जाए इंडिया में और इक्वलिटी बिफोर लॉ हो जाएगा. तो वो कैसे हो सकता है? बिकॉज ही इज़ नॉट इन इंडिया. और जो इंडिया में सिर्फ बॉन्ड हुआ है सिर्फ उसके लिए भी नहीं हो. तो एक, दो और चौथा जो दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट भी कर रहा है.
ठीक है। Now the next question is, which of the following are provided in the India by the right to education? Right of children to free and compulsory education till completion of elementary education in a neighborhood school. सही बात है, ये तो था बगल का स्कूल में होना चाहिए। Provision of deployment of teacher for non-educational workers other than decennial census election to the local authority like state election, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। सही बात है, ये भी बात करी गई थी उसमें RTE में मेंशन किया हुआ है। द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर ये देखा जाए कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये उसमें नहीं है, वो 29 और 30 आर्टिकल में है, या फिर आर्टिकल 30 में है। नो सिटीजन तो 3 नहीं हो सकता है, 1 2 सही है। सो नाउ हैव टू सी द फोर्थ ऑप्शन। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग aid out of the state funds on ground only on religion, race, caste, language or any of them। नहीं कर सकते हैं, अगर माइनॉरिटी का होगा तो कर सकते हैं, ठीक है। सो द फोर्थ ऑफ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो डी इज द ओनली करेक्ट आंसर। सो आर्टिकल 19(2)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नॉट आर्टिकल RTE ये बात करता है, ठीक है। ये 29(2) क्लॉज जो है वो बात करता है इसका, बाकी RTE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू द फंडामेंटल राइट्स एज इंस्टेड इन द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन 6 से 14 साल की एज में, सही बात है। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन राइट्स बींग्स एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 23, ये भी है। तो 1 2 तो सही है, ओके। इट इज आस्किंग नॉट, सो 1 2 तो नहीं हो सकता है, तो ये काट देते हैं। नाउ द थर्ड इज इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोविजन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, यस इट इज देयर इन द 47, तो इसमें नहीं है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, तो 3 हो गया। चौथा रहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल स्पेशली, ये भी है किसमें, DPSP में है, तो ये भी नहीं हो सकता है। सो द आंसर इज 3 और 4, ये दोनों सही है, ठीक है। और ये आर्टिकल 46 की बात करता है, और जो 3 है वो बात करता है आर्टिकल 47 की। द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द राइट टू इक्वालिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14 to 18? द प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, सही बात है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सही बात है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, ये नहीं है, ये है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, आर्टिकल 29-30 में है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यस, तो ये है, तो 1 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ इज द मेजर इनक्लेव्स इन ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स हैज़ बीन बिटवीन, किस में है, सिविल, पॉलिटिकल राइट्स एंड इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स, इसके बीच में ही चल रहा है। मेजर डिस्कोर्स जो चल रहा है वो D है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वर्सेस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इसके बीच में चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, नाउ वी हैव स्टार्टेड द CDS क्वेश्चन, तो 2023 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल फ्रॉम द EWS कम्युनिटी, ठीक है। तो EWS कम्युनिटी में क्वेश्चन दिया था, 103 अमेंडमेंट था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट सस्पेंडेड व्हेन एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड? तो ऊपर भी देख चुके हैं, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, वो नहीं होता है। तो विल सी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यस, आर्टिकल 20 और 21 नहीं होता है, तो ये आर्टिकल 20 है, वो नहीं होता है। द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो 51 का पार्ट नहीं है, तो 51 क्या कहा था, इंटरनेशनल रिलेशन के रिलेटेड था, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड था, तो यस ये है, पहला है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशन, यस ये है। यूज ऑफ UN पीस कीमिंग फोर्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, सी, तो यूज ऑफ UN फोर्स जो है टू सेटल द इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो है, क्या वो है, तो ये नहीं है उसमें, क्योंकि नेगोशिएशन की बात करता है ये। द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ फॉर्म ऑफ इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी, इन प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सनल इमरजेंसी है, तो हेल्थ इमरजेंसी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ऐसा कुछ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट स्टैंड्स अमेंडेड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, yes it is there. Assembly peaceful and without arms, yes it is also there. To acquire and dispose property, no it is not there now. So 3 नहीं हो सकता, 1 2 है. Now the fourth is to move freely throughout the territory of India, yes this is also there.
4. So 1, 2 and 4 is the correct answer. Now the next question is 172. In part 4A of the Constitution of India, which one of the following is not mentioned as the duty? Mention नहीं है duty. To render national service when called upon to do so. Yes, it is there. To renounce practice derogatory to the dignity of a woman. To renounce practice derogatory, ये ऐसा कोई मेंशन नहीं किया हुआ है. तीसरा है कि द वैल्यू एंड प्रेजर द यूनिटरी नेशन ऑफ कल्चर. ठीक है, ये भी है. टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जैसे कि साइंटिफिक टेम्पर, ये भी है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट्स द मैक्सिम नो मैन पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड. तो दिस इज कॉल्ड ऑडिट अल्टम पार्टम. किसी को भी अनहर्ड नहीं छोड़ना है, सबको जो है उसका ग्रीवांस वो सुनना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट अ बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अमेंडमेंट जो है उससे रिलेटेड जो कौन सा करेक्ट नहीं है. इट इज गवर्न बाय द आर्टिकल 368(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सही बात है. ज्वाइंट सिटिंग कैन बी रिसोर्टेड टू फॉर पासिंग द बिल अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ज्वाइंट सिटिंग इसमें होता ही नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है. द नेक्स्ट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये पूछ रहा है. एंड दैट वाज इन 75th question. So Article 21A of the Constitution of India, the state shall provide free and compulsory education to all the children up to the age of 11 year. नहीं, ये गलत है. up to the age of 14 year है और 6 to 14 तक का है. Every religious denomination has got absolute power under the Article 26 of the Constitution of India to manage its own affair in a matter of religion. Absolute power ये बोल रहा है, तो ये भी थोड़ा सा कंडेमनेबल है, नहीं होता है, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी हेल्थ के रिलेटेड है. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा. तीसरा है कि ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन रेफरेंस टू द राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. अगर ये देखा जाए कि सिर्फ उसी को मेंशन किया हुआ है तो यस इट इज़ देयर, ये दोनों मेंशन किए हुए हैं. नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर इवन बाय द लॉ एनी को. नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता है? किसी को भी कोर्ट को भी बोल सकता है कि भाई रेट इशू करो तुम. ना द नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्ट किया गया था. तो दैट वाज अंडर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटीड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल. तो आर्टिकल 14 के अंदर में आता है ये. ना द नेक्स्ट इज विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज एलिमिनेटेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एलिमिनेट कर दिया था 44 CAA में. द नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज आर अवेलेबल टू द नॉन सिटीजन. नॉन सिटीजन को अवेलेबल है. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवेलेबल नहीं होता है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इन्फॉर्मेशन ये है, तो आर्टिकल 20 होता है. फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस ये भी होता है आर्टिकल 25. नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये नहीं होता है. सो 2 और 3 ही है उसके पास, क्योंकि ये आता है आर्टिकल 16 में, तो ये नहीं होगा. 16 नहीं अप्लीकेबल है, 15 नहीं अप्लीकेबल है नॉन सिटीजन के लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजन द स्टेट शैल टेक अ स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन अ पब्लिक सर्विस ऑफ अ स्टेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये आर्टिकल 50 में है और ये किसका पार्ट है? आर्टिकल ये पार्ट 4 का पार्ट है DPSP का. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट एज डिफाइंड इन द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इट रिफर्स टू द ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नहीं. इट रिफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट. ये भी नहीं है. इट रिफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ लोग ईच स्टेट. ये भी सिर्फ नहीं है. इट रिफर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट and the legislature of each state and all local bodies within the territory. Yes, D is the most appropriate in this four. Now the next question is which of the following is not correct statement with respect to the Constitution of India. The Constitution 85th Constitutional Amendment Act has inserted the right to education. तो 85th नहीं 86 किया था, तो ये incorrect हो गया. ठीक है. 22 talks about the preventive maintenance. सही बात है. right to constitutional remedy part 3 में fundamental right में सही बात है. right jurisdiction of high court is vital. ये भी सही बात है. And the next question is which of the following statement regarding the constitutional amendment is correct. The process for amendment to the constitution is provided in article 368. सही बात है, प्रोवाइड किया गया. The bill to amend the constitution can be introduced in either house. सही बात है, दोनों हाउस में किसी हाउस में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं constitutional amendment bill को. Now the next is the special provision in the article 368 vests constituent power upon the ordinary legislation. The special procedure जो है
किसके रिलेटेड है स्पेशल प्रोविजन जो है, रिलेटेड टू आर्टिकल 368 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अपॉन द ऑर्डिनरी रिलेशन। सही बात है, ये भी सही बात है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्कमस्टांस फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 352। तो वॉर है, एक्सटर्नल रेगुलेशन है, आर्म्ड रेबेलियन है। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पहले था, अब हटा दिया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। The next is the Constitution of India guarantees freedom of speech and expression, but the freedom is subjected to certain reasonable restriction imposed by the states। तो कौन कौन सा इम्पोज किया हुआ रेस्ट्रिक्शन है अंडर 19(2) आर्टिकल के थ्रू? तो डिफेमेशन है, डिसेंसी और मोरालिटी है, इंसाइटमेंट्स ऑफ ऑफेंस ये भी है। कि डिसेंसी और मोरालिटी ऐसा नहीं है कि पब्लिक में चल रहे हैं आप कुछ भी कर दीजिए, गाली दे दीजिए किसी को, तो वो भी रेस्ट्रिक्शन ही रीजनेबल है। इंसाइटमेंट टू द ऑफेंस, भाई कुछ ऑफेंस आप कर सकते हो, करते हो आप, उससे भी इंक्लूडेड है। 86 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट इनमरेटेड इन आर्टिकल 40 एंड 19। तो याद करिए 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो क्या कहता 13B एंड 13C उसके वो एग्जेम्प्टेड था। और जो कौन सा आर्टिकल जो था उसको अमेंड करके लाया गया था, तो वो था दैट वाज 31A एंड 31C। तो 31A क्या कहता है कि प्रॉपर्टी एक्विजिशन जो है वो उसके थ्रू एग्जेम्प्टेड था, और जो 31C जो है वो बोलता है कि 39B और 39C जब आता है तो वो 14 और 19 चला जाता है बाहर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट। तो वो बच्चों के रिलेटेड था, एजुकेशन रिलेटेड, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना था टू चिल्ड्रंस वंस चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, उसको अपॉर्चुनिटी दो पढ़ने लिखने का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स अ पर्सन अगेंस्ट डबल जेपर्डी। तो ऑब्वियसली आर्टिकल 20 है जो बोलता है कि कन्विक्शन से रिलेटेड है, टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन जो होता है वो आर्टिकल 20 है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर डिफेंडेड बाय द भीमराव अम्बेडकर ऑन द प्ली दैट इट वुड बी यूज एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट यूज करना है उस मैटर को, कौन से आर्टिकल को बोला गया था? सो दैट वाज ऑब्वियसली इट वाज आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज रिलीफ अंडर आर्टिकल 32। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है उसको नहीं कंसिडर करेगा, कब नहीं करेगा? जब एग्री पर्सन कैन गेट रेमेडी फ्रॉम एनी अदर कोर्ट, नहीं इस ग्राउंड पे तो नहीं करेगा क्योंकि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो डायरेक्ट कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। नेक्स्ट इज दैट डिस्प्यूटेड फैक्ट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड, इसमें भी नहीं कर सकता है। दैट नो फंडामेंटल राइट हैव बीन इन्फ्रिंज्ड, अगर फंडामेंटल राइट भी वायलेट नहीं हुआ तो उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बिकॉज 32 आर्टिकल बोलता है अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तभी जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट आप रिट लगा करके, नहीं तो आप हाई कोर्ट चले जाइए। द नेक्स्ट इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले डाउन दैट नो सिटीजन कैन बी डिनाइड द यूज ऑफ वेल, टैंक एंड बाथिंग घाट। ये तो डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी वाला है, तो आर्टिकल 17 है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि कुआं का पानी लेने नहीं दोगे आप, अगर आपका पर्सनल है तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव नो राइट टू पब्लिक कुआं है तो किसी को रोक नहीं सकते ना आप उसमें पानी लेने से। सो दिस इज करेक्ट 17। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, इट फॉल्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो बात तो है कि अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट के आउटसाइड स्कोप में है ये, सो दैट इज ट्रू, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट। Now the second is it can be exercised by the people through representation, नहीं constitutional assembly में representation के थ्रू तो नहीं कर सकते हैं। Third is it falls within the constituent power of the parliament, it falls within the constituent power of the parliament, नहीं इसके अंदर में तो नहीं आता है, so C is the only correct answer, पहला ही सही है। Now the next question is which of the following statement regarding the article 21 which of the following statement regarding the article 21 is correct? The article 21, when the article 21 is violated when under trial prisoners are detained under judicial custody for an indefinite period, सही बात है। तो आर्टिकल 41 का वायलेट होता है, स्पिरिट ट्रायल की बात करते हैं अंडर हुस्नारा था खातून केस में। दूसरा एक राइट टू लाइफ इज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड नॉट इवन द स्टेट हैज़ द अथॉरिटी टू वायलेट दैट राइट, सही बात है। बात तो सही है कि अगर आप बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसको वायलेट नहीं कर सकते हो, तो ये भी सही है। अंडर आर्टिकल 21 द राइट ऑफ द वुमेन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। यस, ये है डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, तो ये नहीं हो सकता है ना। सो बी इज द करेक्ट आंसर।
भाई इफ़ आई एम अ वुमेन तो आई हैव राइट नो कि मैं रिप्रोडक्टिव चॉइस मेरे को करना है कि नहीं करना है. Now the next question is, which of the following statement regarding the freedom to manage religious affairs as per the Constitution of India is not correct? Not correct पूछ रहा है. तो every citizen, every religious denomination shall have the right to manage its own affair in a matter of religious except some minority institution. तो क्या ऐसा है? नहीं. एक्सेप्ट सब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को भी है अपना रिलीजियस मैटर को ये कर सके. आर्टिकल 21 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम एज ए अटेंडेंस टू रिलीजियस इंस्ट्रक्शन. सी इन शॉर्ट व्हाट आई वांटेड टू से कि कोई पर्सन जो नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पहला क्या है कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजियस एक्सेप्ट सब माइनॉरिटी कम्युनिटीज. नहीं, माइनॉरिटी कम्युनिटी भी कर सकता है, तो ये करेक्ट गलत हो गया ना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट. तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो उससे रिलेटेड कौन सा करेक्ट नहीं है. तो पहला है कि एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैज़ द फंडामेंटल राइट्स टू कंजर्व इट्स लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एंड कल्चर. सही बात है, हर किसी को है. दूसरा है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस एंड लैंग्वेज. सही बात है, ये भी नहीं कर सकते हैं आप. ठीक है. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज कि द स्टेट शैल इन गारंटिंग aid educational institution discriminate against any educational institution on a ground that it is under the management of a majority committee. नहीं, इस ग्राउंड पे तो नहीं कर सकते आप. इस ग्राउंड पे तो नहीं कर सकते हैं आप. ठीक है. Now the next question is, the fundamental rights guaranteed in the Constitution of India can be suspended only by. ठीक है, कब कर सकते हैं. तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड आप कब कर सकते हैं, जब वो नेशनल इमरजेंसी होगा तब, वो भी 2021 को नहीं कर सकते हैं आप. ठीक है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड राइट ऑफ ट्रांसजेंडर्स, ये भी है. राइट टू क्रैनी पेगस ट्विन, ये भी है. राइट ऑफ मेंटली रिटायर्ड वुमेन टू बियर अ चाइल्ड. ठीक है, तो उसके लिए भी होगा क्योंकि उसकी भी तो लाइफ एंड लिबर्टी है ना. The 98th question, which one of the following statement relating to protection against arrest and detention of individual under Article 22 is not correct? Not correct पूछ रहा है. So no person who is arrested shall be detained in custody without being informed on the ground of such arrest. सही बात है, उसको बताना पड़ेगा. No person shall be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his or her choice. ये भी है, Article 22A के तहत आता है. थर्ड है एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द पीरियड ऑफ 1 वीक. 1 वीक नहीं, 24 आवर के अंदर प्रोड्यूस करना होता है, फिर ट्रैवल टाइम को हटा के. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन इज अ राइट अंडर किस में आता है, 19 में आता है. तो ये क्या आएगा, टू फ्रीडम गारंटेड टू द सिटीजन ओनली. ऑब्वियसली सिटीजन को ही अंडर 19 आर्टिकल का अधिकार है. The next question is 200 question. The basic structure doctrine with regard to the Constitution of India related to the power of judicial review. सही बात है. Judgment जो हुआ था केशवानंद भारती उसके थ्रू है. The constraints on Article 368 of the Constitution, उस पर भी लगाया कि आप नहीं कर सकते जजमेंट. और क्या है, द जजमेंट इन द गोलकनाथ केस. तो गोलकनाथ केस में तो उस समय तक इवॉल्व नहीं हो पाया था. ठीक है, तो 1967 में वो नहीं हो पाया था. इनफैक्ट केशवानंद भारती केस के ऑनवर्ड्स ही हुआ, तो वो तो नहीं होगा. 201st question, which one of the following statement is not correct with respect to the protection of individual being tried for offenses? किसी को offenses के लिए ट्रायल करता है उसके लिए क्या करेक्ट नहीं है. A confession can never be used as evidence against the accused. सही बात है, खुद का उसका कन्फेशन जो है उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है, खुद कन्फेशन करता है अगर तो कर सकते हैं. दूसरा है द एक्यूज मस्ट हैव वायलेटेड एन एग्जिस्टिंग लॉ. सही बात है, एग्जिस्टिंग लॉ वायलेट करेगा तभी उसको अरेस्ट करोगे. तीसरा है कि एन एक्यूज कैन नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस अगेन एंड अगेन. डबल जो पार्डे नहीं होना चाहिए. द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन लॉ एज इट इज एग्जिस्टेड द टाइम ऑफ जो कमिट किया था. तो जिस समय किया गया था कमिट, उसी समय उसका जो था लॉ था, उसी हिसाब से पनिशमेंट देना है. तो पहला इनकरेक्ट है. 102nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू द नॉन सिटीजन्स. इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है. राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आर्टिकल 15 नहीं है. राइट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 भी नहीं है. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड
पर्सनल लिबर्टी ये है, तो 1 and 4 है। 103rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू of the Article 32 of the Indian Constitution? It gives the Supreme Court and the High Court power to issue writ. ये सुप्रीम कोर्ट को देता है, हाई कोर्ट को देता है, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सब्जेक्टेड टू, तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, तीनों के अंदर में उसका रिस्ट्रिक्शन है। लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, सी अगर ऐसा देखा जाए तो इस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए कि क्या क्या प्रोविजंस इसमें हैं, तो पहला तो है लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, इस पर रिलेटेड भी है, उसको आप रोक सकते हैं कंसेंस को। तीसरा है कि ओपनिंग हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूशन ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल हिंदू, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। डिफॉर्मेशन और रिस्ट्रिक्शन टू एन ऑफेंसेस, ये नहीं है डिफेमेशन, क्योंकि ये बात कर रहा है कि फ्रीडम ऑफ कंसेंस बात कर रहा है, और डिफेमेशन ऑफ इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस ये तो नहीं इसमें आता है, तो 1, 2 and 3 इज द ओनली करेक्ट। द नेक्स्ट इज द रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस फॉर द रिलीज ऑफ पर्सन कैन बी इश्यूड वेयर द अरेस्ट और डिटेंशन हैज़ टेकन प्लेस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ए प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाई लॉ, ठीक है, तो उसके खिलाफ तो नहीं कर सकते हैं। A writ of habeas corpus for the release of a person can be issued where the arrest or detention has been placed in contravention, जैसा रूल ऑफ लॉ है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड लॉ है, उसके खिलाफ अगर किया है तो कर सकते हो, तो पहला सही है। दूसरा, टू सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन इन प्रिजन ऑन ए, भाई क्राइम करके अगर जेल में है उसके लिए हैबीज कॉर्पस थोड़ी लगेगा। तीसरा है कि वेयर द अरेस्ट हैज़ टेकन प्लेस फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पार्लियामेंट का कंटेम्प्ट किया या फिर कोर्ट का कंटेम्प्ट किया, उस पर थोड़ी लगेगा आपका हैबीज कॉर्पस, तो ई इज द ओनली करेक्ट। 105th question, 106th question, which of the following categories of a person is not treated at par so far as the availability of fundamental right is concerned? किसको उस पे उसके पार पे ट्रीट नहीं करते हैं, तो मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस उसको नहीं करते हैं, वो किसके तहत है? आर्टिकल 33 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत उसको नहीं मानते हैं, ताकि जो मिलिट्री में डिसिप्लिन हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट the fundamentals of constitution. We have seen 206 questions and I hope you guys will find it very helpful, और इसको आप रिवाइज करके जाना and trust me, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है इससे रिलेटेड तो आप कर पाओगे, क्योंकि ये वाइड स्पेक्ट्रम में कवर किया गया है सारा टॉपिक, और एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही यूनिक है, विच मेक्स इट वेरी सिग्निफिकेंट। और आई कैन टेल यू कि वी हैव फिनिश द टॉपिक सेकेंड and it was a very exhaustive lecture. I hope you guys will find it useful. So thank you very much all to be the part of this Mains Master family, and do like, share and subscribe, because this is the only our motivation to make this video.